मॉर्निंग बच्चों, आज काफी दिनों के पश्चात आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो समय चल रहा है वह काफी क्रूशियल चल रहा है। हर तरफ से हमें जो खबरें हैं वो बुरी खबरें ही पता लग रही हैं, यानी कि कहीं से भी ऐसा पता नहीं लगता है कि यार अच्छा कुछ हो रहा है। हर तरफ से ये लग रहा है यहाँ ये कैजुअलिटी हो गई है, यहाँ ये हो गया है, तमाम चीजें आपको बुरी बुरी पता लग रही है, जिसके कारण जो हमारी मनोदशा है वह एक नेगेटिव सेंस में चली गई है। जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमने खो दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार अपने घरों में सुरक्षित होंगे और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आगे भी आप सभी लोग सपरिवार सुरक्षित रहें। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि यदि हम किसी नेगेटिव थॉट के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देती है, जिसके कारण ना तो हमारा मन कार्य करने में लगता है, ना ही हम कार्य कर पाते हैं। और यही सारी चीजें अभी तक हो भी रही थी, इसी कारण मैं आपके बीच वीडियो लेकर नहीं आ पाया। लेकिन बहुत सोचने समझने के पश्चात मुझे यह लगा कि जितना हम इसके बारे में सोचते रहेंगे इससे हम और घिरते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जो कोरोना से बचाव के जितने भी तरीके हैं उनको अपनाना है और कोशिश करनी है कि जो कोरोना से संबंधित नेगेटिव बातें निकल के आ रही हैं कि ये इतना डेंजरस है, ये चीजें है वो डेंजरस, लेकिन हमारे अंदर असीमित शक्तियां होती हैं, यानी कि जो मन की शक्ति है वो इतनी जबरदस्त होती है कि हम कोरोना को हरा सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है तो आप किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, किसी भी असाध्य रोग को साध सकते हैं। और कोरोना के मामले में यही है, हम कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग एक तो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के, यानी कि जो इंटरनल आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से इंक्रीज होगी। दूसरी आपकी जो मन की शक्ति है, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, वो थॉट प्रोसेस इसको स्ट्रांग बनाते हैं। यदि आप लगातार नेगेटिव सोचते रहेंगे, डर जाएंगे, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट ही क्रिएट होंगे, जिसके कारण जो कोरोना है वो आप पर और ज्यादा प्रभाव डालेगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना है ताकि आप इस बीमारी से लड़ सकें। दूसरी चीज, आपको इस बीमारी को अपने तक नहीं आने देना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको नहीं जाना है। अगर आप मार्केट में रहते हैं तो कोशिश करें कि आप बिना वजह मार्केट में ना निकलें। यदि मार्केट में आप निकलते भी हैं तो मास्क जरूर पहने। साथ ही जब घर जाएं तो अपने हैंड वॉश जरूर करें। कोशिश करें कि जब आप घर में पहुंच जाएं तो गर्म पानी से आप गरारे करें, साथ में गर्म पानी भी पी लें और जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अब इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम एक क्लास में होते हैं और जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है। क्लासरूम में आप बैठे हैं, एक टीचर को आपका चेहरा देख के, आपकी मनोदशा को देख के सारी चीजें पता लग रही हैं कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके हिसाब से या तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बीच समाधान निकाल के कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में वन साइडेड टीचिंग हो जाती है या वन साइडेड कम्युनिकेशन हो जाता है। मैं यहां से जो भी मेरा ज्ञान है वो सारा बताता रहूंगा, आपको समझ में आए ना आए, आपकी मनोदशा क्या है वो मुझे कुछ भी पता नहीं लगती है, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है तो धीरे धीरे वो ऑनलाइन से दूर हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए हम क्लास में एक दूसरे को मिल नहीं सकते हैं। पढ़ाई का जो माध्यम रह गया वो ऑनलाइन ही रह गया है, जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपके पास फिर दो माध्यम बच जाते हैं। एक माध्यम बच जाता है कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएं और उन नोट्स को आप कॉपी करें या तमाम चीजें जो भी हैं। तो ये सारी चीजें तो बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल है तब भी आप कर सकते हैं। एक टीचर की आवश्यकता क्या है, टीचर की आवश्यकता यही है कि वो बच्चे की जो मनोवृत्ति है, उसकी जो मनोदशा है, उसके हिसाब से पढ़ाता है और बच्चे को समझ में आता है। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल बनाई जा सकती हैं, इसके लिए दो चीजें हम कर सकते हैं।
एक तो यहां से मैं इस बार जो आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको उस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, यानी कि जीरो से स्टार्टिंग करूंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा। दूसरी चीज आपको करनी है, यदि आप वीडियो देखते हैं और उसके पश्चात आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर कोई चीज आपको नहीं आई है, तो आपको जरूर पूछना है। अगर आप पूछेंगे तभी जाके उसका समाधान होगा और तभी जाकर उस पर डिस्कस भी होगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस टाइम पे जो आपकी पढ़ाई होने वाली है वो बहुत बेसिक लेवल से होने वाली, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और वो चीजें बताने वाला हूं जो आपने कक्षा 8th में पढ़ी है, कक्षा 9th में पढ़ी है, और ये कक्षा 8th और 9th की चीजों को लेके हम कक्षा 12th की चीज समझने वाले हैं। तो भाई इतना तो आपको करना ही है कि जो बेसिक चीजें हैं वो पता होंगी, यानी कि मैं उस लेवल से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा जो आपने 8th 9th में पढ़ी होंगी, और वहां से हम 12th पढ़ेंगे। दूसरी चीज मैं बार बार बोलता आया हूं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों बहुत ही इजी सब्जेक्ट हैं, और जिनको समझ में नहीं आता बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट भी ये बन जाते हैं। इजी कैसे हैं? जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं सारी वो चीजें आपको बताऊंगा जो आपको पहले से पता है, उनको जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को आपने जोड़ना है और एक बिल्डिंग बनानी है। आप जब बच्चे होते, छोटे बच्चे थे, तो आप ब्लॉक्स गेम खेलते थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के आपने स्ट्रक्चर बनाना है। सेम चीज यहां पर मैं करने वाला हूं, यानी कि जो छोटी छोटी बातें आपको पता है उन सबको जोड़ के यहां पर मैं फिजिक्स का नॉलेज आपको देने वाला हूं। तो ज्यादा समय हम यहाँ पे बर्बाद नहीं करते हैं। आज पहला दिन था, इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बता दी जो आपको ध्यान में रखनी है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, और आज से डिसाइड करना है कि हम अब अपनी जो मन की शक्ति है उसको जागृत करेंगे और एक अच्छी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ये समझ लीजिए कि यदि ज्ञान आपको है तो आप जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को ढाल भी सकते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल सकते हैं। तो ज्ञान आपको अर्जित करना है, क्योंकि लाइफ में आज नहीं तो कल ये जो बुरा वक्त है ये निकल जाएगा। जब ये वक्त निकल जाएगा तो उस वक्त आपको फिर से ज्ञान की आवश्यकता होगी। वहां पर यह नहीं होगा कि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि यार 2 साल पहले कोरोना चल रहा था तो आपको कुछ नहीं आता है, चलेगा। नहीं, आपसे ये नहीं कहा जाएगा। आपका जो ज्ञान होगा वो फिर आपके जीवन के साथ चलेगा। तो 50 चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन हमें हमेशा अगर जीवन जीने की लालसा हमारे अंदर है, आगे बढ़ने की लालसा हमारे अंदर है, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है, तो हमें केवल, चाहे हमारे आसपास में, नजदीक में कितना भी बुरा हो रहा है, हमें उससे बाहर निकलना है और एक नई एनर्जी, नई लेवल को, नए लेवल को हमने क्या करना है, छूना है। तो इसके लिए हमें ज्ञान अर्जन की आवश्यकता है। तो हम साथ साथ जो हमारा टाइम है, जब हम घर में बैठे हुए हैं, इस टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइजेशन इस तरीके से करना है कि इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो आज का जो टॉपिक आप देखिए, इस टाइम पे मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उन बातों के बारे में जो आप जानते हैं। आप क्या जानते हैं? पदार्थ क्या होता है? मुझे लगता है कि 12th में एक स्टूडेंट है तो उसे यह पता होगा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कोई भी चीज, जो भी वस्तुएं हमारी चारों ओर हमें दिख रही हैं, या जितनी भी चीजें हम छू सकते हैं जिनमें द्रव्य का मान है। अब ये द्रव्य क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें पदार्थ है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक ये मार्कर हाथ में लिया है, तो ये भी एक पदार्थ है। ये पदार्थ किससे मिलके बना है? छोटे छोटे प्लास्टिक के कण इसमें रहे होंगे, और इन प्लास्टिक के कणों से ये पदार्थ बना है। एक चौक की आप बात करें, जिस चौक से हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, तो वो चौक आपको पता है कि अगर आप उसको रब करेंगे तो उससे डस्ट निकलता है, छोटे छोटे कण निकलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक सॉलिड चौक हमें दिख रहा है, वो चौक भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो आपको ये पता है कि कोई भी पदार्थ है वह पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। तो पहली चीज हमें ये पता लगी कि कोई भी जो पदार्थ है वो पदार्थ, इस तरीके से हम पढ़ेंगे यहां पर, किससे मिलके बना है? कणों से मिलकर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिलकर बना है। ये आपको पता लग गया। पदार्थ है, सब्सटेंस, और वो किससे मिला है?
पार्टिकल से बना हुआ है, ये आपको पता है, पार्टिकल से वो बना हुआ है, राइट। अब जो पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल के बारे में अलग अलग थ्योरियां आई। यदि आपको पता हो, डाल्टन ने कहा था कि जो कण हैं, जिनको हम कण कह रहे हैं, जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, वो सबसे छोटी इकाई को उन्होंने परमाणु नाम दिया था। यानी कि जिनको हम कण कह रहे हैं, ये जो कण हैं, इन कणों को नाम दिया गया परमाणु। ध्यान दीजिए, एक एक चीज आपको ध्यान देनी है। कण या पदार्थ जो है, इनको कहा गया परमाणु। जो सबसे छोटी इकाई, यानी कि जिनसे पदार्थ बना, एक बिल्डिंग आप बनाते हैं तो उस बिल्डिंग में जो सबसे छोटी चीज लग रही है वो क्या है? परमाणु है। यानी कि प्रत्येक पदार्थ जिन चीजों से बना है वो छोटी छोटी चीजें हैं, कण, और उन कणों को नाम दिया गया साइंटिफिक लैंग्वेज में परमाणु। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और आता भी है कि ये परमाणु है। फिर हमने डिस्कस किया परमाणु पे। डाल्टन के अनुसार जो परमाणु था वो इंडिविजिबल था, यानी कि उसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, छोटे छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन जब आप जानते हो कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते हैं, चीजों का जो मतलब जो थ्योरियां दी गई होती हैं, जो नियम बनाए गए होते हैं, बाद में क्या होता है, उनका खंडन हो जाता है और नई थ्योरी निकल के आती है। बाद में हमें पता चला कि जो परमाणु है, अब हम फोकस करेंगे परमाणु पर, वो जो परमाणु है, वो परमाणु फिर से 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब कोई किसी को आ रहा होगा, यार हम 12th लेवल पे हैं, इतनी छोटी चीजें हमें क्यों बता रहे हैं, ये तो सब हमें आती है। आपको आती होंगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको नहीं आती होगी। आप हमेशा रूट से सीखिए। सीधे वही है ना, अगर पेड़ की सीधे टहनी में चढ़ोगे ना तो वहां से गिर भी जाओगे। तो कोशिश ये करनी है कि हमेशा उड़ना नहीं है, जड़ की तरफ से आपको जाना है। आपको ज्ञान है, अच्छी बात है, उसमें और मास्टरी आप हासिल कीजिए। जिनको पता नहीं है वो ये सारी चीजें समझ लीजिए। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, पदार्थ है, पदार्थ किससे मिला है? कणों से मिला, मतलब कणों से मिलके बना है। और जो कण है उनको क्या कहा? परमाणु कहा। डाल्टन की थ्योरी का थोड़ा सा मैंने जिक्र किया। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप जरूर उसके बारे में नॉलेज गेन करें कि भाई डाल्टन की थ्योरी क्या है, क्या क्या चीजें उन्होंने कही थी। अब हम फोकस करते परमाणु पर। जो परमाणु है, परमाणु 3 भागों से मिलकर बना है। तो यहां पे मैं सेंटर में रखूंगा परमाणु, राइट। और परमाणु के 3 भाग हैं, ध्यान दीजिए। ये 3 भाग क्या क्या हैं? पहला भाग है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन, राइट। ये 3 भाग हैं। यहां पे हिंदी में मैं इसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन है, साथ में प्रोटॉन है, और यहां पर ये है न्यूट्रॉन, राइट। ये 3 भाग हो गए परमाणु के। अब हमें क्या पता, पहले हमें पता था कि पदार्थ किससे मिलके बना है? कणों से मिलके बना है। कण को हमने क्या कहा? परमाणु कहा। अब हमें पता लगा, जैसे जैसे खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो हमें पता लगा कि जो परमाणु है वो 3 भागों से मिलके बना है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, राइट। अभी मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन पहले और चीजों के बारे में जानते हैं। ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, उसमें जो परमाणु है, जिसको हम परमाणु कह रहे हैं, वो किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। माना परमाणु एक घर है, उस घर के अंदर 3 लोग रह रहे हैं, किस तरीके से रहते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो इसके 2 भाग मुख्य हैं। एक है नाभिक। नाभिक में सारे ही प्रोटॉन हैं, और प्रोटॉन के साथ वहां पर क्या भी है? न्यूट्रॉन भी है। तो P और N में शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर प्रोटॉन है और प्रोटॉन के साथ में क्या है? न्यूट्रॉन भी है। आपको पता लग गया। परमाणु के 2 भाग हो गए, एक नाभिक है और दूसरा भाग आउटर पार्ट है। उस आउटर पार्ट में, यानी कि इस वाले पार्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट आए। पहले कक्षाओं का कॉन्सेप्ट आया, बाद में ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट, अभी इस पे हम नहीं जा रहे, हम केवल थोड़ा सा बेसिक हल्का हल्का उसको टच कर रहे हैं। 9th लेवल का ये है। तो यहाँ पे जो आउटर पार्ट है उसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इतनी चीज आपको पता लग चुकी है। अभी तक क्या पता लगा? पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलके बना है? कणों से मिलके बना है। कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु में कितने भाग थे? 3 कण और है, मतलब जो परमाणु है वो 3 कणों से मिलके बना है। और वो 3 कण किस तरीके से रहते हैं? 2 कण रहते हैं नाभिक में, जिसका नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब चीजें आपको पता भी होंगी, लेकिन बेसिक लेवल से हमें जो ज्ञान अर्जन करना है वो बेसिक लेवल से ही करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, राइट। अब हमें एक और चीज समझनी है, जो प्रकृति है। भाई
तीन टाइप के लोग वहां रह रहे हैं, उन तीनों की प्रकृति क्या है, तो उस प्रकृति के बारे में बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं पूरे वैसे नाम नहीं ले रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉन का गुण है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो गुण है वो ऋणात्मक गुण है, यानी कि ये नेगेटिव प्रॉपर्टी रखता है, ये है ऋणात्मक, राइट। जो प्रोटॉन है ये रखता है धनात्मक, ये पॉजिटिव प्रॉपर्टी रखता है। और जो न्यूट्रॉन है उसका नाम ही वो है, तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का अर्थ यही हो गया अनावेशित। वैसे मैं अभी आवेश का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये अनावेशित है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी कि इसकी प्रकृति ना तो धन प्रकार की है ना ही ऋण प्रकार की है। अभी केवल आपको इतना ही समझना है, इतना समझ में आ गया होगा। जो ऋणात्मक प्रवृत्ति है उसको हमने एक मान से डिसाइड किया, वो थी 10⁻⁻19। अभी यहां पर वैसे मैं मात्रक नहीं बताना चाहता था आवेश का, ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए यहां से हमारी पढ़ाई अब कुछ स्टार्ट होती जा रही है बेसिक से, फिर हम आगे मैंने कहा ना ब्लॉक को हमने जोड़ना है। यहां पर जो ऋणात्मक गुण है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसका मान कितना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिलहाल मैं इसको ऋणात्मक प्रकृति ही कह रहा हूं, बाद में हम इसको आवेश कहेंगे। ऐसे ही जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में भी ये वैल्यू इतनी ही है और इसका जो मान है वो धनात्मक है, और जो न्यूट्रॉन है उसमें इसका मान कुछ भी नहीं रहेगा। तो अभी तक हमें क्या पता लगा, फिर से पदार्थ है, कणों से मिलकर बना है। कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जो परमाणु है, परमाणु फिर से तीन भागों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जो एटम है उसमें क्या है, उसमें दो भाग हैं, एक है न्यूक्लियस वाला पार्ट, नाभिक जिसको हम कहते हैं, और एक आउटर पार्ट है। नाभिक में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो आउटर पार्ट है उसमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट। इसमें एक बॉन्डेशन है। बॉन्डेशन क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ बाउंडेड रहते हैं, बंधन में रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। एटम का जो अस्तित्व है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि ये दोनों एक दूसरे को बांध के रखते हैं। ध्यान दीजिए, जो नाभिक है वो तो स्थायी है, केवल जो नाभिकीय क्रियाएं होती है उसमें ही नाभिक आपका ब्रेक होता है। जो केमिकल रिएक्शन होती है यानी कि रासायनिक क्रियाएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, या लेन देन जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, राइट। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर पार्ट में है और उसका किससे बंधन है, किससे बंधा हुआ है, नाभिक से बंधा हुआ है। नाभिक और उसके बीच में एक बंधन है ताकि वो उससे बाहर न जाए। लेकिन ये बंधन कहीं मजबूत होता है और कहीं कमजोर होता है। ये हमारा व्यवहारिक जीवन भी है। कहीं कहीं कोई चीजें बहुत मजबूती के साथ बंधी होती हैं और कहीं कहीं चीजें बहुत लूजली या उनमें जो बंधन होता है बहुत वीक सा बंधन होता है ना, कच्चा सा बंधन होता है, हल्का सा बंधन होता है, मतलब ताकत नहीं होती उसमें। यहां भी ऐसे ही होता है। कुछ एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री जैसे होते हैं, बहुत ज्यादा बंधन नहीं होता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है या समझना है। यदि ऐसे एटम यानी कि ऐसे परमाणुओं को ऊर्जा दे दी जाए, ध्यान दीजिए ऊर्जा दे रहे हैं हम, तो जब हम ऊर्जा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर निकल जाता है, यानी कि एटम को छोड़, उसकी जो कक्षा होगी, उसका जो बॉन्डेशन था उस बॉन्डेशन से वो बाहर निकल जाता है और घूमने चले जाता है। इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, आपको अपना घर नहीं छोड़ना है, फ्री नहीं बनना है, घूमना नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, फिर अकेले फंस जाओगे और कोरोना का जो वायरस है वो चिपक जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के साथ है। ये यहां से अगर इसको ऊर्जा मिली, थोड़ा सा किसी ने बोला, दोस्त ने फोन करके, अरे चल भाई घूमने चलते हैं, ये सीधे यहां से बाहर निकल गया, मैं चलता हूं। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, यदि उसका बंधन कमजोर है तो वो यहां से बाहर निकल जाता है। समझ में आया? इतनी चीज आपको समझनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसको हटा दीजिए, जो एक एटम है, यानी कि एटम में भी एक व्यवस्था है, और व्यवस्था यह है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो हमेशा बराबर होती है। ये एटम है, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, यानी कि माइनस का 10 है तो यहां प्लस का 10 है, और दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव प्रॉपर्टी है। मैं फिलहाल प्रॉपर्टी कह रहा हूं, इसको आवेश नहीं कह रहा हूं, आगे जाके मैं इसको आवेश बोलने वाला हूं। दोनों को, यानी कि एटम में दोनों साथ हैं, दोनों का अगर
मिला दिया जाए, यानी कि दोनों के संयुक्त रूप को कहें तो अनावेशित हो गया, यानी कि एटम हमेशा अनावेशित होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इतनी ही बात फिलहाल आपको ध्यान रखनी है। सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो अपने माइंड में आप रख लीजिए। अब हम एक और चीज की तरफ जाते हैं। इतना आपने समझ लिया है। एक छोटा सा प्रयोग यहाँ पे हम करने वाले हैं जो कि बिल्कुल आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब कीजिए, आपस में रगड़िए। अरे मुझे नहीं देखो, आप भी इसको कर सकते हैं रब करके। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैं हाथ अगर ऐसे रब कर रहा हूं तो आप भी रब करके देखिए और फिर बताइए आपको क्या महसूस हुआ। आपके हाथों में आपको गर्मी महसूस हुई होगी, डेफिनेटली गर्मी महसूस हुई होगी। इस तरीके से रब कीजिए। बहुत गर्म हो जाते हैं हाथ, मेरे हाथ गर्म होने लग गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप दो हाथों को आपस में रगड़ रहे हैं तो रगड़ने से एक घर्षण उत्पन्न होता है और इस घर्षण के कारण, क्योंकि ये विरोध करता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम उष्मीय ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि ये तापमान बढ़ा रहा है तो उष्मीय ऊर्जा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि दो वस्तुएं यदि आपस में रगड़ी जाती हैं तो वहां पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ध्यान दीजिए, मैंने दो वस्तुएं कही। वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई हैं? कणों से मिलकर बनी है, यानी परमाणु से मिलकर बनी है, राइट। हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो आपस में कौन सी चीजें रगड़ी जा रही होंगी? परमाणु भी तो रगड़े जा रहे होंगे भाई। जब उससे बनी है तो परमाणु भी तो आपस में इस तरीके से, उनमें आपस में क्या हो रही होगी? रबिंग हो रही होगी। समझ में आ गया? वस्तुएं किससे बनी है? परमाणुओं से। हम दो वस्तुओं को आपस में क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। रब करने से क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहां हम दो वस्तुओं को आपस में अगर रब करते हैं तो वहां भी उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो उष्मीय ऊर्जा किसको मिलेगी? परमाणु को। परमाणु में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यदि वीकली बॉन्डेड है, यानी कि बहुत हल्के रूप में बंधन ऊर्जा के साथ किससे बंधे हैं? नाभिक के साथ। तो इलेक्ट्रॉनों को जब ये ऊर्जा मिलेगी, कौन सी ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा। समझ में आ रहा होगा आपके? एक एक चीज आपको समझनी है। मैंने क्या कहा? आप आपस में वस्तु को रगड़ रहे हैं, रगड़ने से क्या उत्पन्न होती है? उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वो उष्मीय ऊर्जा किसको मिल रही है? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या है? यदि उसको ऊर्जा मिलती है तो अपने परमाणु को छोड़ देता है, कहता मैं घूमने जा रहा हूं, बाहर निकल जाता है। सही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब यहां से आगे आपको थ्योरी समझनी है। हम दो वस्तुएं लेते हैं। एक वस्तु है इस तरीके से, नहीं, हम यहां पर दो वस्तुएं लेते हैं। एक है ए, ये ए वस्तु है और ये है बी वस्तु। यहां पे आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये अंबर है जो पहला प्रयोग किया गया था और ये ऊन है। यहां ध्यान दीजिए आप, अंबर और ऊन, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। इनको आपस में हमने रगड़ा, इस तरीके से एक दूसरे में हमने घर्षण उत्पन्न किया। ये इस तरीके से, ये कुछ भी कर सकते हैं, या मान लीजिए ऊन है, इस तरीके से आप इसको रब करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। इन वस्तुओं में क्या थे? परमाणु थे, ये छोटे छोटे, इस तरीके से दिखा देता हूं, ये एटम है, राइट। दोनों में ही एटम है, यहां भी एटम है, यहां भी एटम है, इस तरीके से। जल्दी जल्दी में से समझ लीजिए, समझने पे ज्यादा जोर दीजिए, आपको समझिए। एटम है, एटम के अंदर क्या है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इस तरीके से मैं यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ, राइट। अब इनमें से एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो बंधन है नाभिक के साथ, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रखें। नाभिक के साथ जो बंधन है वो ज्यादा है और एक का कम होगा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि जो अंबर है उसको ऊन के साथ रब कर रहे हैं। रब करने से क्या होगा? जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होंगे, जैसे ऊन है, ऊन के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपने एटम को छोड़ने लगेंगे और एटम को जब छोड़ेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आके किस में आ जाएंगे? अंबर में आ जाएंगे, ठीक है। ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले और निकल के किस में चलेंगे? अंबर में चलेंगे। आपको सारी चीज समझ में आ रही है? फिर से एक बार कनेक्ट करते हैं। पदार्थ था, कणों से मिलकर बना था। कण को हमने परमाणु कहा। परमाणु में तीन चीजें थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सारी कहानी है, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी कक्षा छोड़ देता है। यहां तक आपको समझ में आया था। हमने रब किया अंबर और ऊन को, यहां ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किस में आ रहे हैं, अंबर में आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या कहा था, रब करने से पहले जो अंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन थे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ऊन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इतनी चीज समझ में आ गई। रब करने के बाद क्या हुआ, ऊन के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। जब इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो अब क्या हुआ होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस हो गए, यानी कि कम हो गए होंगे। सही है। और यहां पे पहले से जितने भी थे, चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन थे। ऐसे बना दिए, ये एग्जांपल है जस्ट समझने के लिए, राइट। यहां से लगभग 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहां चले गए। अब यहां पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पे भी 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान दीजिए, यहां पे पहले से कितने थे, 20 इलेक्ट्रॉन थे, तो 20 प्रोटॉन रहे होंगे और 20 इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे। 5 का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर हो गया है 5 का। और यहां पे पहले से क्या थे, 10 प्रोटॉन थे इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन भी थे। किसमें चले गए हैं, अंबर में चले गए। अब क्या हुआ, यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान दीजिए, यहां पे 10 प्रोटॉन है लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। किसके बाद, ध्यान दीजिए, आज टाइम लगेगा। जब हमने आपस में उनको रब किया तो रब करने के बाद यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब जो व्यवस्था बनी थी, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर 5 नेगेटिव भाग ज्यादा हो गया। पहले से ना तो नेगेटिव था ना पॉजिटिव था, लेकिन ये जो 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसके कारण यहां पर 5 नेगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ है, इन्हांसमेंट हुआ, यानी कि वो बढ़ चुकी है। यहां पे क्या थे, 20 प्रोटॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ, यहां पे 20 प्रोटॉन है लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर +5 प्रोटॉन अमाउंट में क्या होगी, ज्यादा। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन ना तो बढ़ते हैं ना तो घटते हैं। कई लोगों को लगता है, मतलब बच्चों को लगता है यहाँ पे कि यार यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा नहीं होते। प्रोटॉन की जो संख्या है वो वही रहेगी। मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन केवल जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें ही पार्टिसिपेट करता है, उसके अलावा उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। यहां पे जो फर्क आया वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए हैं इस साइड, अंबर में चले गए हैं। समझ में आ गया। तो यहां पे सरप्लस, यानी कि जो प्रोटॉन थे वो तो 20 ही हैं, लेकिन वो अब इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा हो गए, 5 ज्यादा। तो यहां पर पॉजिटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है अब आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। फिर से एक बार कड़ी जोड़ते हैं। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, शॉर्ट में कह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रकृति अलग अलग थी, एक की नेगेटिव थी एक की पॉजिटिव थी। जब हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों को यदि उष्मीय ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, यहां पे देखिए ऊन से इलेक्ट्रॉन गए हैं अंबर में। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया जहां पे आपको मुझे लगता सब चीज समझ में आ जाना चाहिए। यहां चले गए इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 5 गए। तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पे पहले से जो व्यवस्था बनी थी उसमें 5 इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई है, राइट। यहां से 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो यहां पे जो पहले से न्यूट्रल व्यवस्था बनी थी उसमें 5 प्रोटॉन बढ़ गए हैं, यानी कि उनका जो आवेश है वो इफेक्टिव हो गया है। तो अब यहां जाके सारी कहानी स्टार्ट होती है, यानी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या उनकी रबिंग की जाती है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स रब विद ईच अदर, देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक तरफ नेगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और एक तरफ पॉजिटिव। क्योंकि मैंने सारी चीज आपको समझा दी है, मुझे लगता है अब समझ में आ जाता है। इसको कहते हैं आवेशन। इसको क्या कहते हैं, आवेशन। एक शब्द दिया जाता है आवेशन, या इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिफाइड होना भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है उसके कारण क्या हो रहा है, आवेशों का उत्पन्न होना हो रहा है। यानी कि जो आवेश उत्पन्न होते हैं वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूं। सबसे पहले 600 वर्ष पूर्व
ग्रीक के फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। यानी कि सबसे पहले किसने? थेल्स ने पता लगाया 600 BC यानी कि ईसा पूर्व। ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने अंबर और ऊन का ये जो प्रयोग मैंने दिखाया इसी को किया था और उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण क्यों हुआ? क्योंकि एक में क्या आ गया है? ऋणात्मक गुण आ गया, एक में धनात्मक, और ऋणात्मक और धनात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही है। बाद में अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ध्यान दीजिए, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूसरे साइंटिस्ट हैं जो आपको याद रखना है, बेंजामिन और क्या नाम है? फ्रैंकलिन। अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने आवेशों को दो भागों में बांटा, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं उसको इन्होंने कहा नेगेटिव, उसको इन्होंने कहा नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट दिया है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बहुत डीपली कि आवेशों को ऋणात्मक और धनात्मक किसने कहा, तो वो किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। और दूसरे क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिए, नेगेटिव किसको कहा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। जैसे यहां पे अंबर था, अंबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी? -5e ज्यादा थी, राइट। और यहां पे ऊन जो था वो पॉजिटिव था, इसमें कितना ज्यादा था? +5e ही हम यहां पे कहते हैं। अब यहां पे e का मतलब समझिए आप, ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे नेगेटिव e लिखा है, पॉजिटिव e लिखा है। e का अर्थ यहां पे हो गया कि जो मौलिक आवेश है, यहां पे इसी चीज पर अब हम डिस्कस करेंगे। जो मौलिक आवेश है, मौलिक आवेश कितना हुआ? मैंने आपको बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 ये वैल्यू होती है। यानी कि जो e का मान है वो न्यूमेरिकली कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। केवल e की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। अब यदि इसको हम इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में कहें तो हम नेगेटिव कहते हैं, और प्रोटॉन के संदर्भ में कहें तो हम इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक एक चीज लेके चलनी है। तो हमें क्या समझ में आया? हमें अभी तक ये समझ में आया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या उनकी रबिंग की जाती है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर होने के कारण दूसरी वस्तु में जिसमें वो जमा हो जाते हैं उसमें नेगेटिव आवेश आ जाता है। अब आप ये तमाम चीजें याद कीजिए कि मैंने जहां से पढ़ाना स्टार्ट किया, जहां से मैंने आज आपको बताना स्टार्ट किया, वो सारी चीजें मैंने क्यों बताई? मैं डायरेक्ट भी तो ये स्टार्ट कर सकता था। वो इसीलिए किया कि आप सीखो। आपको पता था एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। एक्चुअली जिसको हम आवेश कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर, यानी कि एक एटम से या एक वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो उसके कारण जो एक प्राकृतिक रूप से व्यवस्था बनी है, कैसी व्यवस्था बनी है? न्यूट्रल वाली व्यवस्था, अनावेशित वाली व्यवस्था, वो बिगड़ जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण ऋण प्रवृत्ति हो जाती है। जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो पहले से अनावेशित था, उसमें धन प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रबिंग के बाद दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और दूसरे होते हैं ऋणात्मक। अच्छे समझ में आ गया। ऋणात्मक कौन होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, ऐसे लिखते हैं, होते हैं, राइट। तो जिसमें भाई इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ऋणात्मक आवेश, राइट। और दूसरा बन जाएगा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे करेंगे जिस वस्तु से, कर देते इसको, जिस वस्तु से लिख ही देते हैं इसको, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकलते हैं, वो क्या हो जाती है? धनात्मक। अच्छे समझ में आ गए? ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश कौन कौन बनता है? जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनात्मक होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, जिसमें चले गए वो
क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो दो प्रकार के आवेश हो गए। अब ध्यान दीजिए, यहां पे सारी चीज यहां पे ही आपको समझनी, यहां कंफ्यूजन नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन ही वो कारण है जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है और जिसके कारण आवेश की प्रकृति बदलती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो धनात्मक, वो ऋणात्मक, और जिससे निकल जाते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धनात्मक। कितनी चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों, मतलब कुछ परिभाषाएं और तमाम चीजें भी हमें साथ साथ ध्यान रखनी होती हैं, जिसपे आप काम करेंगे। छोटी छोटी चीजें आप, मैं बहुत बार बोलता हूं, इनको जरूर आप बनाने की कोशिश करें, नोट्स बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी आपको करनी है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं, यानी कि वैद्युत स्थितिकी है, वह क्या होती है। आपसे भाई हम कहें हमको आता है और पूछ दिया कि भाई चलो कुछ नहीं, आप ऐसा बताओ वैद्युत स्थितिकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये है, राइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्थितिकी। इसका अर्थ हुआ, स्थितिकी का अर्थ समझो, विराम अवस्था, और इलेक्ट्रो माने आवेश। आवेश विराम अवस्था में है। क्या कह रहा हूं मैं, जो चार्ज है वो स्टैटिक कंडीशन में है, विरामावस्था में है, ये कह रहा हूं मैं आपको। जो इलेक्ट्रॉन जो आवेश है, आवेश कहां से उत्पन्न हुआ ये समझ में आ गया होगा अब तक। आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अब यहां पे ये भी आपको समझना कि इसको स्थैतिक क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, मान लीजिए ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, राइट। यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, जहां पे गया, मान लीजिए यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, जिस जगह पे जाता है उसी जगह पे रह जाता है, यानी कि उसके बाद उसमें वो गति नहीं करता है। यहां पे गया, इस पोजीशन पे गया, मान लीजिए पी पोजीशन, क्यू पोजीशन, आर पोजीशन, तो ये बी में पी क्यू आर पोजीशन पर ही रहने वाला है। समझ में आ गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाद उनमें गति नहीं होती है, या जो आवेश है उनमें गति नहीं होती है, इसलिए इसको स्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक। और जिस ब्रांच में इसका अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकी। वैद्युत स्थितिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत हम स्थिर अवस्था में जो आवेश के गुण धर्म होते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से बोलना है हमको। वैद्युत स्थितिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। ये मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, इसके बीच आप वीडियो को पॉज कीजिए या एक बार सुन के इसको लिख लीजिए। वैद्युत स्थितिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश स्थिर अवस्था में होता है, या जिसमें आवेशों के स्थिर गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र होगा, विभव होगा, या वैद्युत स्थितिक ऊर्जा होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो सीख रहे हैं वही सीखते हैं। ये समझ में आ गया, वैद्युत स्थितिकी समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन आता है, आवेश क्या होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई इतना तो हमने पढ़ लिया है, कोई बोलेगा अब आपसे कि आवेश क्या है, पूछ सकता है ना, पढ़ तो सब कुछ लिया है। तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है आवेश, यानी कि आवेश को हम कहते हैं चार्ज। आवेश क्या है, तो भाई पूरी रामायण बता दी है आपसे। अब सीता के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो बताइए आवेश क्या है। आवेश था, हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। एक में इलेक्ट्रॉन के कितने भी मान हो सकते, वो बढ़ गए थे, एक में घट गए थे। तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो एडिशनल प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके जो गुण धर्म हैं, जिसमें वो गुणात्मक रूप में मौजूद हैं, जिसके कारण वस्तुओं में या तो आकर्षण होता है या तो प्रतिकर्षण होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। तो कुल मिला के जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संयुक्त रूप है। क्या कहा मैंने, आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संयुक्त रूप है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद उत्पन्न होता है। समझ में आ गया। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आवेश इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों का संयुक्त रूप है। संयुक्त क्यों कहा, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, अनगिनत जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों का संयुक्त रूप है, जो कि कब उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण, यानी कि स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है।
आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा वो आपकी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और भाई यहाँ पे पूछा जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो द्रव्यमान है क्या उसमें भी कमी होगी या नहीं होगी या न्यूट्रल रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो द्रव्य है, द्रव्य का एक छोटा सा कण है, उसका द्रव्यमान नेग्लिजिबल है यानी बहुत कम है, लेकिन वो द्रव्य है और द्रव्य का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो आप ही बताइए द्रव्यमान का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसका द्रव्यमान बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा। तो फटक से एग्जांपल ले लेते हैं, ये है ए और ये है बी, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, ये राइट, इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं और ये कैसी प्रवृत्ति का बन रहा है? नेगेटिव। ये कैसी बन रहा है? पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन यहां से निकले यहां आ गए हैं, द्रव्य निकला है कहां से? बी से, और किस में गया है? ए में। पकड़ के रखिए चीजों को, जहां से पढ़ाया वहीं से ध्यान दीजिए, इसीलिए बेसिक से पढ़ा है। द्रव्य निकला है बी से और गया है ए में। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि वो बढ़ेगा घटेगा या स्थिर रहेगा। बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा, घटेगा तो किसका घटेगा। तो यहां पे हमें यह समझ में आया कि जो बी है, बी से इलेक्ट्रॉन आए हैं ए की तरफ, ए क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है, और बी क्या हो गया? पॉजिटिव। अच्छे से इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जब ए में इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा, और इसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसका द्रव्यमान घट जाता है। तो कुल मिलाकर जो ऋण आवेशित वस्तु होती है, ध्यान दीजिए, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है और धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान घटता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता रहा हूं, और इन पे आप ध्यान भी दीजिए। ध्यान क्या देना है आप? मैं तो कहता हूं कि आप अपनी समझदारी के साथ इसको समझ लीजिए। जब तक आप दूसरे के कहने पे चलोगे, रटने की कोशिश करोगे, आप फिजिक्स नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल कहा था, ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक थे, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, एटम था, पदार्थ था, उनको जोड़ जोड़ के थ्योरी बना दी है। और हमें समझ में आ गया है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, एक को धनात्मक कहते हैं, एक को ऋणात्मक। कौन ऋणात्मक होगा कौन धनात्मक होगा, मुझे लगता है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और हो जानी चाहिए। ध्यान दीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिखिए, पढ़िए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर एक और चीज आपको साथ में बता, किस किस वस्तु को रगड़ के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद करने का पार्ट है। तमाम चीजें हो सके तो जब मैं वीडियो की एडिटिंग करूंगा तो उसमें डाल दूंगा तो अच्छी बात है, नहीं भी डालूं तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है आपके दिमाग में समझदारी बढ़ना, ताकि जो चीज बुक में दी है वो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आवेश किस तरीके से उत्पन्न हो रहा है और कितना आवेश उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए, एक बहुत बेसिक चीज मैंने कहा, सबसे पहले आपको समझना है मूल आवेश। एक शब्द यहां पे मैं ले रहा हूं, मूल आवेश, राइट, फंडामेंटल चार्ज आप इसको कह सकते हैं। तो जो मूल आवेश है वो क्या होता है? मैंने कहा था कि जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के हिसाब से इतना आवेश तो कम से कम होगा ही, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यदि इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम नेगेटिव कहेंगे और प्रोटॉन है तो इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। यानी कि जो मूल आवेश है उसको ऋण और धन हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जो मूल आवेश है वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश है। समझ में आ गया? जो मूल आवेश है वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश है, जिसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, जो आवेश है, आवेश का मात्रक वो क्या है? कूलम। कूलम हम इस तरीके से लिख देते हैं, यहां पे हो जाएगा कूलम, राइट, कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और साथ साथ पढ़ते जाना है।
इतना समझ में आ गया। तो जो मूल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन, या आपसे कोई पूछे मूल आवेश क्या होता है तो आप सीधे कहिए ना इलेक्ट्रॉन, या और नहीं बोलना, या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। ये समझ में आ गया। अब प्रक्रिया को समझिए, एक बार फिर से समझाते हैं प्रक्रिया क्या हो रही थी। एक है ए वस्तु, एक है बी वस्तु। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मान लीजिए ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन। फिर ट्रांसफर हुआ, फिर कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आया। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा भी होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ट्रांसफर हुआ, या तो एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब कितने आ चुके हैं, दो आ चुके हैं। फिर से एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आएगा। या ये पॉसिबल है कि E/2 या E/3 या E/4, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का आधा हिस्सा आए, एक तिहाई हिस्सा आए, एक चौथाई हिस्सा। ये पॉसिबल है? 1/4 पार्ट आए, हाफ पार्ट आए, 1/3 पार्ट आए, क्या पॉसिबल है? अब आपको पता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? हम ये कह के चलते हैं, हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हालांकि जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन के पार्ट होते हैं, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे फिजिक्स के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटा है, यानी कि उससे छोटा उसको नहीं किया जा सकता है। तो भाई जब भी ट्रांसफर होगा तो वो पूरा का पूरा आएगा, कंप्लीट आएगा। राइट? क्या आएगा? कंप्लीट ही आएगा। ध्यान दीजिए, यानी कि मूल आवेश ही आएगा, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा आएगा, कभी भी इस फॉर्म में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए। राइट? मान लीजिए बी से एन इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या कहा मैंने? माना बी वस्तु से एन इलेक्ट्रॉन ए वस्तु में आ गए, शॉर्ट में लिखते हैं आ गए। राइट? बी वस्तु है, उससे एन इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए हैं? ए वस्तु में आ गए। पहले से ए न्यूट्रल था, बी भी न्यूट्रल था, एन आए हैं तो क्या हुआ होगा यहाँ पे? नेगेटिव एन इंटू ई हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, एन ई क्यों लिखा मैंने? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और कितने आए हैं? एन, तो एन ई आए हैं, यानी कि जो आवेश का मान है वो क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, एक आएगा तो इसमें कितना आवेश बढ़ा? मैं फिर से एक बार प्रक्रिया समझा। एक आया तो माइनस ई हुआ, दो आए तो -2e हो जाएगा, तीन आए तो -3e हो जाएगा, चार आए तो -4e हो जाएगा। इसी तरीके से n आए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए? तो n ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। और मैंने कहा था कि आवेश उत्पन्न इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, तो इतने नेगेटिव यानी कि -ne आवेश किसमें हो गए? ए में हो गए। सही से समझ में आ गया? सेम टाइम पे बी से कितने चले गए हैं? एन चले गए हैं, तो यहां पर एन जब गए हैं तो इतने धनात्मक इसमें ज्यादा हो गए। पहले से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब चले गए हैं तो यहां पर +Ne लिखा जाएगा। समझ में आ गया होगा? क्योंकि E मैंने कहा मूल आवेश है, जिसका मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और कितने चले गए हैं? n चले गए हैं, तो यहां पर कितना आवेश ज्यादा माना जाएगा? क्योंकि अब प्रोटॉन लीड करेगा, यानी कि प्रोटोनों की संख्या ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई? Ne ज्यादा हो गई है। सही है? एक समय पर हम देखें तो A में, जो A वस्तु है, A वस्तु में, इसको हम Q से दिखाते हैं, -Ne आवेश हुआ, और जो B वस्तु है में Q बराबर क्या हो जाएगा? +Ne। राइट? तो पूरी प्रक्रिया में आप ध्यान से देखिए, ए के केस में कहेंगे तो -Ne, बी के केस में +Ne, पूरा एग्जांपल आपको बताया है, और पूरे आवेश की बात करें तो +-Ne हम कह सकते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे कि यार वास्तव में आवेश कितना उत्पन्न हो रहा है, तो आप कहेंगे या तो +Ne हो रहा है या तो -Ne हो रहा है। समझ में आ गया? इस प्रॉपर्टी को कुछ नाम दिया जाता है, सब समझ में आ गया होगा। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है, वो है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, क्वांटाइजेशन।
क्या नाम दिया जाएगा? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटमीकरण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्वांटमीकरण। समझ में आ गया? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी या क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण। अब ये प्रक्रिया अगर आपने समझ ली है, मैं बार बार कह रहा हूं कि रटना कुछ नहीं है, तो क्वांटमीकरण को आप डिसाइड कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा बना सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा क्वांटमीकरण क्या हुआ, तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर, यहां पे देखिए ए वस्तु है बी वस्तु है, इसलिए हम किसी भी कहेंगे, किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान, भाई हम ए और बी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, कितना भी आवेश हो सकता है, तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान मूल आवेश कौन है? हमारे केस में ई है, और ई का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। एक एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं। कुल आवेश का मान मूल आवेश के क्या हो रहा है? पूर्ण गुणक होता है। राइट, सारी चीजें समझाई और ये बन गई परिभाषा। इसी को हम क्वांटमीकरण कहते हैं या क्वांटाइजेशन कहते हैं। राइट, क्या हो गया? टोटल चार्ज ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो मूल आवेश है उस मूल आवेश के पूर्ण गुणक होता है। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल का मतलब पूर्ण गुणक, और किसके? फंडामेंटल यानी मूल आवेश के पूर्ण गुणक होता है। एक प्रॉपर्टी कहा जाती है क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण कहते हैं इसको। तो अब आपको यह पता लग चुका है कि कोई भी आवेश बनेगा, इसको और डिफाइन करते हैं भैया, कोई भी आवेश होगा तो वो हमेशा या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा या 4E होगा, इसी तरीके, या 100E हो सकता है, इस तरीके का। कभी भी वो E/2, E/9, E/6 इस तरीके का नहीं होगा। समझ में आ रहा? जब भी होगा ये पूर्ण संख्या होगी। यहां कंफ्यूजन मत कीजिए फिर से एक बार, क्योंकि यहां मुझे लगता है यहां आके वहां से सब समझ में आता है बच्चे को, यहां आके वो थोड़ा सा स्किप कर जाता है। स्किप कुछ नहीं करना है। जो भी आवेश है वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण हो रहा है। इतना समझ में आ गया? और इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण रूप में जाएंगे, मैंने कहा वो आधा नहीं जाएगा, उसके दो हिस्से। भाई इंसान है ना कोई, उसके आप दो हिस्से करके भेजो, कहीं इंसान रहेगा? अस्तित्व है उसका? नहीं है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन के दो पार्ट कर दें तो उसका अस्तित्व नहीं है। जिसको इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वो हमेशा पूर्ण रूप में जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परिभाषा बनानी है तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणक होता है। राइट, और यहां पर आज हम अपना वीडियो पॉज करेंगे, यानी कि आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि आपको 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये करना है आपको। राइट, दूसरा, यहां तक आप समझ के रखिए, जो दो अन्य चीजें हैं, दो प्रॉपर्टी और हैं, वो दो प्रॉपर्टी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वो दो प्रॉपर्टी हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी कि जो आवेश है उनकी एडिटिव प्रॉपर्टी, बहुत इजी है, इसी से रिलेटेड है। और कंजर्वेशन लॉ ऑफ या कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस हैं, जो आवेश हैं, उनका जो संरक्षण का नियम है वह क्या है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और मैंने कहा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए। मन की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है, जो कि आपको किसी भी रोग से लड़ा सकती है, लड़ सकते हो, जीत सकते हो, और हमेशा जीत के ही रहोगे। कोरोना को हराना है तो आपकी जो मन की शक्ति है उसे काफी मजबूत रखना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। तो स्टे सेफ, स्टे होम और कीप स्टडी। थैंक यू।